सामान्य स्थिति में कूलाम का नियम का प्रयोग कर अर्थात निर्धारित आकारों एवं निश्चित आवेश स्थिति वाले आवेशों हेतु हम आसानी से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, जिसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं E बराबर F/Q। लेकिन जहाँ कूलाम का नियम प्रयोग नहीं किया जा सकता, वहाँ आप कैसे किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे और किस सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। आज की चर्चा में हम ऐसी ही स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए एक प्रसिद्ध सिद्धांत के अनुप्रयोग करके सीखेंगे। जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। स्वागत है आपका आपके और मेरे अपने चैनल अधिगम में, जहां हम सीखने के सफ़र का आनंद लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। का टॉपिक देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं गॉस के सिद्धांत के अनुप्रयोगों की बात कर रहा हूं। जहां हम कूलाम नियम नहीं आरोपित कर सकते, उस स्थिति में किसी बिंदु आवेश से होकर गुजरने वाला फ्लक्स सूर्य के प्रकाश की भांति चारों ओर प्रकाश गुजरने जैसा प्रतीत होगा। हमें एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ निर्मित करना है जिसमें उस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E समान हो तथा प्रवाहित बाह्य फ्लक्स की दिशा लंबवत हो। ऐसे पृष्ठ को ही हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। जैसे एक बिंदु आवेश की स्थिति में हम ऐसा पृष्ठ लेते हैं जिसमें जो r दूरी पर स्थित है, जहां पर E समान हो और बाह्य फ्लक्स की दिशा लंबवत हो। इसे गॉसियन सरफेस कहा जाता है। बिंदु आवेश की स्थिति में जो गॉसियन सरफेस निर्मित होगा वह एक गोला होगा। आइए अब गॉसियन सिद्धांत का प्रयोग कर हम बिंदु आवेश के कारण बहने वाले, प्रवाहित होने वाले विद्युत फ्लक्स तथा इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि जब भी कोई एक पॉइंट चार्ज होता है, उसके द्वारा उसके चारों ओर विद्युत फ्लक्स जो गुजर रहा होता है, उस पर ऐसा सरफेस जहां पर पृष्ठ की दिशा यानी कि सरफेस वेक्टर या एरियल वेक्टर जिसे कहते हैं, एरिया वेक्टर, उसकी दिशा लंबवत होती है और सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है। ऐसे सरफेस को हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। अब इसके लिए यानी कि एक बिंदु के लिए गॉसियन सरफेस एक गोला या स्फीयर का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं इसकी जनरल प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, यानी कि परिभाषा के अनुसार जो विद्युत फ्लक्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का अदिश गुणन यानी कि डॉट प्रोडक्ट होता है। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखें तो यानी कि E का परिमाण अर्थात E का मैग्नीट्यूड जो भी इसकी वैल्यू है और A का परिमाण यानी कि A का मैग्नीट्यूड जितना भी है और cos थीटा का यहाँ पर जो शो कर रहा है वो थीटा दर्शा रहा है कि E और A के बीच कौन सा एंगल बन रहा है, यानी कि E और A के बीच कितना एंगल आपका थीटा निर्मित कर रहा है। तो उसके लिए हमने ये दर्शाया है, ये डायरेक्शन है E की। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो डायरेक्शन दर्शाई गई है ये है E की डायरेक्शन, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है इस आवेश के कारण बाहर की ओर इस दिशा की ओर कार्य कर रही है। और जो दूसरा है यानी कि हमारा एरिया का यानी कि इसका जो सरफेस था उसका नॉर्मल यानी कि उसके लंबवत रेखा की दिशा वह भी इससे शो हो रही है, तो वो दिशा दर्शाई जा रही है इस एरो से A से। तो अब इन दोनों को आप देख रहे हैं कि इनके मध्य यानी कि इससे नॉर्मल से होकर गुजरने वाला और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो वेक्टर है उनके बीच का कोण कितना है, 0 है अर्थात 0 है। ये एक दूसरे के बराबर एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो इस प्रकार जो cos थीटा की वैल्यू है cos 0 का मान हो जाएगा 1। तो cos 0 का मान हम यहाँ पर 1 लिखेंगे तो फाई की वैल्यू हमारे पास प्राप्त होती है E डॉट A। यहाँ पर हमको जो फाई प्राप्त हुआ वो हुआ E डॉट A। अब इसका दूसरा सीक्वेंस ले लेते हैं, यानी कि अगर हम इस सरफेस का एरिया हमें पता है
कोई भी गोला है उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल या सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ए की वैल्यू हम 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। इस प्रकार हमने इस गॉसियन सरफेस को निर्मित करने के बाद किसी बिंदु आवेश के कारण इससे बाहर गुजरने वाले फ्लक्स की गणना कर ली है। इसको हमने समीकरण 1 कहा। और अब गॉस का जो नियम था, गॉस के नियम के अनुसार हमारे पास एक फॉर्मूला था जिसमें ये कहा गया था कि किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स उसके कुल निहित आवेश के 1/ε गुना होता है। तो इसको हम एक साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये भी फ्लक्स दर्शा रहा है जो पहला वाला समीकरण था, और जो दूसरा वाला समीकरण था वो भी फ्लक्स दर्शा रहा है। तो समीकरण 1 को 2 से के बराबर रखने पर हमें प्राप्त होगा कि E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, ये जो वैल्यू रखी है ये वैल्यू फाई की पहले समीकरण से रख दी गई है, और ये जो वैल्यू Q/ε0 ये फाई के दूसरे समीकरण से रख दी गई है। तो इस प्रकार हमें E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू Q/ε0 प्राप्त होता है। अब इसको फिर से हम थोड़ा इजी करें, यानी कि हमें E निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई है तो इसको यहाँ डिवाइड कर देंगे, तो यह समीकरण इस रूप में हो जाएगा E इक्वल टू Q 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन 0। अब इनको रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करने का मतलब कि हम इसको पुनः इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि यह हमारी जो पहले हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की है उस रूप में कहीं हमको प्रदर्शित हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हमने इसको ले लिया, इस पूरे 1/4 पाई को और एप्सिलॉन 0 को एक साथ ले लिया, और Q/r स्क्वायर को अलग ले लिया है, जिसको ये यहाँ शो कर रखा है, और ये एक कांस्टेंट यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q/r स्क्वायर। तो जो ये फॉर्मूला हमें प्राप्त हो रहा है ये जनरल फॉर्मूला है जो आपने इससे पहले भी देखा होगा कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये गॉस के एप्लीकेशन पार्ट से हमने इसको प्रदर्शित किया, यानी कि ये वेरीफाई करता है जो इससे पहले हमने प्रीवियसली पढ़ा हुआ है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें समान आता है। तो अब हम दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं। एक उदाहरण लेते हैं जिसमें हमने एक रेखीय आवेश जिसकी लंबाई L है, जिसमें धनावेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज एक समान रूप से वितरित है, ऐसा लिया गया है जैसा कि आपको चित्र में प्रदर्शित हो रहा है। और यह धनावेश समान रूप से वितरित होने के कारण इसकी द्वारा बहने वाला प्रवाहित होने वाला विद्युत फ्लक्स चारों ओर एक ऐसा पृष्ठ निर्मित करेगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड समान होगा, और उसी को हम गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। जैसा इस एग्जाम्पल में चालक द्वारा चारों दिशाओं से होकर गुजरने वाला फ्लक्स एक ऐसा सरफेस निर्मित करेगा जिस पर 3 पृष्ठ होंगे। पहला पृष्ठ वृत्ताकार और दूसरा पृष्ठ वक्राकार होगा। इसे ही हम गॉसियन सरफेस करते हैं। जब आवेश चालक द्वारा चारों ओर विद्युत फ्लक्स प्रवाहित किया जाता है तो उसके द्वारा निर्मित होने वाला सरफेस एक बेलनाकार सरफेस होता है, जिसमें जो वक्राकार पृष्ठ होता है उससे एक छोटे भाग यानी कि ds से पृष्ठ से होकर गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा और उस पृष्ठ के लंबवत एरियल वेक्टर या क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा उसी ओर होगी। और जो वृत्ताकार पृष्ठ होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा और सरफेस यानी कि वृत्ताकार पृष्ठ के लंबवत दिशा के बीच जो कोण बनेगा वो समकोण होगा, अर्थात यह दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो आसान भाषाओं में कहें, जो वक्राकार पृष्ठ होगा उसमें ds और de अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड और एरियल वेक्टर के बीच कोण 0 होगा, और वृत्ताकार पृष्ठों पर उनके मध्य कोण 90 अंश का होगा। अब इनके द्वारा हम गुजरने वाला फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्ञात करेंगे गॉसियन सरफेस को निर्मित कर। कि हमारे पास कोई एक लाइन चार्ज है और उसमें
हमारे पास जो गॉसियन सरफेस प्राप्त हो रहा है वो इस प्रकार प्राप्त हो रहा है। और अब हमारे पास जब गॉसियन सरफेस प्राप्त हो रहा है तो इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास ऑलमोस्ट 3 सरफेस हैं। 3 सरफेस होने का मतलब ये पहला सरफेस और ये दूसरा यानी कि जो इसके राउंड का है या कर्व्ड कहिए, और तीसरा सरफेस ये भी सर्कुलर सरफेस है यानी कि वृत्तीय पृष्ठ है। तो अब हम इनको अलग अलग ज्ञात करेंगे, जैसे पहले पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर उसके बाद दूसरे के लिए और तीसरे के लिए। तो बहरहाल हम पहले सर्कुलर सरफेस यानी कि वृत्तीय पृष्ठ के लिए इसकी गणना करते हैं। देखते हैं फाई इक्वल टू सेम उसी फॉर्मूले से हम शुरू करेंगे, और ई डॉट ए यानी कि ई का मॉड का मतलब इसका वैल्यू जितनी भी है, परिमाण जितना भी है, और ए की वैल्यू और कॉस थीटा इनके बीच एंगल। या अभी ये केस है वृत्तीय पृष्ठ के लिए। वृत्तीय पृष्ठ का मतलब नंबर 1 पृष्ठ और जो शो किया गया है नंबर 2 सरफेस जो इसके नीचे की ओर है। तो अगर हम सिंपलीफाई करें जो मैंने बताया था 1 और 2 के लिए, हम ऐसी स्थिति बना सकते हैं कि ये दोनों एक जैसे हैं। अब ये एक जैसे क्यों हैं? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा है वो इस ओर होगी, और जो इस सरफेस को हमने लिया है या वृत्तीय पृष्ठ को लिया है उसकी लंबवत दिशा इस वेक्टर के द्वारा प्रदर्शित होगी। इसी प्रकार इस तीसरे वाले पृष्ठ को, जिसको हमने नंबर 3 दिया है, इस सर्कुलर पृष्ठ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इस ओर होगी, और जो इसका नॉर्मल होगा वो इससे 90 डिग्री कोण बनाती हुई रेखा होगी। तो इनके मध्य जो कोण बनेगा वो भी 90 डिग्री का होगा। अब यहाँ थीटा की वैल्यू, अर्थात इस वृत्तीय पृष्ठ के लिए और इस वृत्तीय पृष्ठ के लिए थीटा की वैल्यू 90 होगी, और थीटा की 90 की वैल्यू आपको पता होगा कि ये होती है 0। तो E यानी कि E का परिमाण A और इंटू 0। अब ये टर्म 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो या गुणा हो रहा है, तो इसका मतलब जो फाई होगा 0। इससे हमें निष्कर्ष निकलता है कि जो सरफेस 1 है और सरफेस 3 है, इसके द्वारा जो आउटवर्ड फ्लक्स है, जो इससे होकर गुजरने वाला फ्लक्स होगा, वो 0 होगा। अब बात करते हैं जो हमारा दूसरा सरफेस है यानी कि वक्राकार पृष्ठ। वक्राकार पृष्ठ ये जो कर्व्ड सरफेस है उसको हम देख लेते हैं। उसके लिए अगर हम निकालेंगे तो शुरू वहीं से करेंगे, यानी कि फाई इक्वल टू ई डॉट ए कॉस थीटा। अब यहाँ देख रहे हैं आप ई की डायरेक्शन और ए की डायरेक्शन, ई की डायरेक्शन और ए की डायरेक्शन एक दिशा में है। एक दिशा में होने का मतलब थीटा कितना है आपके पास? 0 है। तो यहाँ पर हम अगर थीटा की वैल्यू रख देंगे 0, तो कॉस 0 का मान 1 होता है। तो सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू ई डॉट ए डॉट 1, यानी कि कॉस थीटा का मान 1 है। तो फाई का मान सिंपली ई आ जाएगा, ई डॉट ए। अब ए एरिया है किसका? ये जो बेलनाकार सरफेस आपको वक्राकार सरफेस मिला हुआ है, और इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात होगा 2 पाई आर, यानी कि इसकी जो आर जो है इसकी त्रिज्या है जो वृत्ताकार इसका सरफेस है, और एल जो है ये जो चालक की लंबाई हमने एल माना है। तो इस प्रकार जो ए इसमें प्राप्त होगा वो हो जाएगा 2 पाई आर और एल, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना होगा। तो इस प्रकार हमारे पास जो वक्राकार पृष्ठ के द्वारा विद्युत फ्लक्स की गणना होगी वो होगी ई डॉट 2 पाई आर एल। तो इस प्रकार हमने गॉस के नियमानुसार इससे फाई की वैल्यू निकाल दी। अब अल्टीमेट इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है, हमने निकालना है वैद्युत क्षेत्र। इस वैद्युत क्षेत्र को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसी सॉल्यूशन को इजी कर लेंगे। तो अब आगे देखते हैं, फाई हमको प्राप्त हो गया है ई डॉट 2 पाई आर एल। तो यहां से मैं 2 पाई आर एल को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो ये डिवीजन में आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि अगर गॉस लॉ को इसमें फिर अप्लाई करेंगे देन फर्दर, तो गॉस लॉ के अनुसार हो जाएगा फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये समीकरण 1, ऊपर वाली समीकरण 1 और दूसरे को समीकरण 1 को कंपेयर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कि जो ई डॉट 2 पाई आर एल है वो किसके बराबर होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। और यहाँ से फिर 2 पाई आर एल की वैल्यू लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे तो हमें एक इक्वेशन प्राप्त होगी ई इक्वल टू क्यू और एप्सिलॉन 0। क्यू एप्सिलॉन 0 तो ऐसी रहा सेम, क्यू और एप्सिलॉन 0, और ये जो 2 पाई आर एल है
ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो राइट हैंड साइड पे ये डिवीजन में आ जाएगा, यानी कि डिवाइड हो जाएगा, यानी कि भाग से जाएगा। तो हमको जो प्राप्त होगा वो इस प्रकार की समीकरण। अब इसको हम फिर से रीअरेंज करेंगे, तो रीअरेंज करने में हम देखते हैं कि ये कैसा हो जाएगा। हमने कांस्टेंट पार्ट को एक साथ रख लिया। कांस्टेंट पार्ट का मतलब 2 पाई r और l को हम q और l को एक साथ ले जाते हैं, यानी कि 2 पाई r और इप्सिलॉन 0 को हम एक साथ ले जाते हैं और q अपॉन l को इस टर्म में। तो इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने रेखीय आवेश घनत्व और चार्ज डेंसिटीज यानी कि आवेश घनत्वों के बारे में चर्चा की है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो ये जो राशि है q अपॉन n यानी कि कुल आवेश बट्टे उसकी चालक की लंबाई यानी कुल लंबाई, तो इसको हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व और इसको प्रदर्शित किया जाता है लैम्डा से। तो लैम्डा बराबर होता है q अपॉन l। तो यहाँ पर लैम्डा बराबर q अपॉन l होने से हम इसके स्थान पर डायरेक्टली लैम्डा यानी कि रेखीय आवेश घनत्व रख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा E इक्वल टू लैम्डा यानी कि Q अपॉन L की जगह लैम्डा अपॉन 2 पाई R इप्सिलॉन 0। तो ये फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस पार्ट में आपने देखा कि हमने गॉस के नियम के अनुसार को प्रयोग करके एप्लीकेशन एक गॉसियन सरफेस एक काल्पनिक पृष्ठ बनाकर आसानी से उन आकारों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड r दूरी पर स्थित इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करें। तो सारांश रूप में अगर इस वीडियो का सारांश करूं तो हमने क्या क्या सीखा। आज हमने सीखा कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस के प्रयोग से भी हमें वही प्राप्त होती है जो हम जनरली कॉमन उससे भी प्राप्त करते हैं सिंपल सॉल्यूशन से, जैसे कूलाम के नियम या फिर फॉर्मूला कूलाम के नियम का प्रयोग करके। दूसरी चीज, रेखीय आवेश के कारण यानी कि एक लाइन चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसमें हमने गॉसियन सरफेस प्राप्त करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकाला लैम्डा अपॉन 2 पाई r इप्सिलॉन 0, जहां लैम्डा एक रेखीय आवेश घनत्व यानी कि उस रेखीय आवेश का घनत्व प्रदर्शित कर। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और ज़रूरतमंद को शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी प्रकार की जानकारी फिर से ला सकूं। तब तक मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंजॉय कीजिए। गुड बाय। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।